अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें। फिर हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल का थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। हम कल हमने फाइबर के गिग इमेज के ऊपर डिस्कशन की थी, और मेरे ख्याल में अब हमने इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं कि आप लोग अपनी जो बेसिक गिग है वो बना सकें। ठीक है, जो स्किल है वो हम साथ साथ सीखते जाएंगे। जिस तरह हम इस वीक में CSS कर लेंगे, और अगर हमें टाइम मिला तो हम वर्डप्रेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि वर्डप्रेस होती क्या है। तो उस हिसाब से आप मेरे ख्याल में इस वीकेंड तक कुछ ये भी आपने स्किल ढूंढ भी ली होंगी। अब तक काफ़ी लोगों ने अपनी गिग्स वगैरह बनाई भी हुई हैं, तो जो बाकी लोग हैं वो भी अपनी गिग्स बना सकते हैं। अच्छा जी, तो आप लोग अटेंडेंस लगा लें। तब तक मैं लेक्चर खोलता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। चलिए, स्क्रीन शेयर हो गई। जो मेरा गला ही में थोड़ा सा कह लें दर्द सा था, तो आवाज़ मेरी कोशिश करूँगा मैं। खैर माइक्रोफोन है तो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, हम समरी लिख के शुरू करते हैं और यहाँ से शुरू कर देते हैं। अच्छा, कल का लेक्चर मैं बता दूँ, थोड़ा सा फाइबर के ऊपर था, और हमने गिग इमेजेस देखी थी। गिग इमेजेस हमने कैसे बनानी है, ठीक है। हाँ, बल्कि मुझे याद आया, हमारी एक चीज़ रह गई थी, ठीक है। कि हमने छोटी सी एक्सरसाइज है वो जल्दी से कर लेते हैं। कि हमने जो अगर हम मैं गिग बनाता हूँ, इस तरह से यहाँ पे जाते हैं हम गिग्स में, क्रिएट न्यू गिग करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब आप सारा कुछ लिख लेते हैं तो फिर यहाँ पे वो सर्च टैग्स मांगता है। ठीक है, अब सर्च टैग्स में क्या लिखना होता है? सर्च टैग 5 टैग मैक्सिमम, यूज लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। ठीक है, अब ये सर्च टैग्स कल हमने बात की थी। सर्च टैग इसलिए होते हैं ताकि आपको आपकी जो गिग है, आपकी जो सर्विस है, वो डिस्क्राइब हो सके। ठीक है, कैटेगरी हमने सब कैटेगरी देख ली थी। फॉर एग्जांपल हम लैंडिंग पेज का बनाते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आपने वर्डप्रेस का बनाते हैं। चलिए, वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन। अच्छा, अ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सारे सारे वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन, इंस्टॉलेशन, अवाडा, थीम, पीईपी, वेबसाइट, प्रोफेशनल, इस तरह की चीजें हमने लिखते नहीं यहाँ पे सारी। ठीक है, अब इसकी सेंस कोई नहीं बन रही, लेकिन जब मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा, सॉरी, मैं यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी भी आपको मैंने बता दिया था कि किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। ये आ जाएगी डिजिटल मार्केटिंग मनी, प्रोग्रामिंग एंड टेक, वर्डप्रेस। ठीक है, और यहाँ से हम सर्विस टाइप लेंगे, फुल वेबसाइट क्रिएशन में आ जाएगी। वैसे 3 कस्टमाइजेशन थी मेरी, चले। अच्छा, अब इसमें ये मेटा डाटा क्या है, गिग मेटा डाटा क्या होता है, कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें किस किस तरह की वेबसाइट बना के देंगे। ठीक है, ब्लॉग, एजुकेशन, मतलब आप सॉफ्टवेयर एज सर्विस, जॉब बोर्ड, ब्राउशर। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट, नॉन 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 प्रॉफिट वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो यह है किस तरह की, किस बिजनेस के लिए आप वेबसाइट बना के देंगे। ठीक है, और फिर आ गया सिलेक्ट द प्लगइन,
टाइप्स यू सपोर्ट, ठीक है। तो हम प्लगइन भी बड़े आराम से प्लगइन देख लेंगे कि होता क्या है। तो प्लगइन भी हम काफ़ी आराम से देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्लगइन, अच्छा ये प्लगइन टाइप है, किस मकसद के लिए वो प्लगइन होगा, और ये प्लगइन्स के नाम है। ये पॉपुलर प्लगइन है एडसेंस, गूगल का एडसेंस, आपको अगर पता हो। ऑल इन वन एसईओ पैक, ये भी एक प्लगइन है। अच्छा, ये ऑल इन वन एसईओ मेरे ख्याल में वर्डप्रेस का अपना ही है, ठीक है। टोटल कैशे, मेल चिम्प, इंस्टाग्राम, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये पॉपुलर प्लगइन है आपके, ठीक है। एलिमेंटर है ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर के लिए, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम ये बना रहे हैं खाली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो मांगता है कि एक टैग, अच्छा ये मैंने आपको बताया था, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे आपने ये सारे नाम लिख लेने, सेव कर लें। अच्छा, टैग लिख लें एक, वर्डप्रेस इंस्टॉल, ये सेव कर लें। अब ये सेव हो जाएगा, तो यहाँ पे ना इसका लिंक जनरेट हो गया, ठीक है। अब आप इसको दोबारा जाएं और यहाँ पे चेंज कर लें इसको, ठीक है। वर्डप्रेस आई विल ठीक है। तो अब देख लें, आपकी जो लिंक था एसईओ का, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। और अब मेरा जो गिग का टाइटल है वो भी कह लें कि कस्टमाइज हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब वर्डप्रेस, सॉरी, अब ये टैग्स थे, अब ये टैग्स मिनिमम 5 टैग्स होते हैं। वर्डप्रेस, वर्डप्रेस हेल्प, वर्डप्रेस वेबसाइट, बिल्ड वेबसाइट, ठीक है। वर्डप्रेस ब्लॉग्स, वर्डप्रेस थीम, ये अब मैंने 5 ये सिलेक्ट कर लिया, और इन्हीं की वजह से मेरी जो गिग होगी वो रैंक होगी, ठीक है। तो अब हम, मैंने आपको ये देखने की, ये हमने सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो कल भी एक आपने करना है, क्या है, बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, हम कर लेते हैं अभी। आपने एक खोल लेनी है, एक्सेल की फाइल खोलना, ठीक है। तो एक्सेल में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कीवर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। और अगले कॉलम में हम काउंट लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अब जिस तरह से वर्डप्रेस कंप्लीट वेबसाइट इंस्टॉलेशन के लिए मैं आज जा रहा था, बल्कि यहाँ से जाते हैं वर्डप्रेस और कंप्लीट वेबसाइट इंस्टॉलेशन, फुल वेबसाइट क्रिएशन। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं बेस्ट सेलिंग आ गया मेरे पास। अच्छा, फाइवर चॉइस को मैं छोड़ देता हूँ और इससे नीचे वाला आ जाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी अपडेट की है उन्होंने चीज़। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब ये वाले जो गिग्स ऊपर आए हुए हैं ना, ये आए हुए हैं ऑर्गेनिकली, मतलब इन्होंने अपनी वो जो कीवर्ड्स होते हैं और जो डिस्क्रिप्शन होती है वो इतनी अच्छी लिखी है कि ये ऑटोमेटिकली ऊपर नज़र आ रहे हैं, और साथ में ऑब्वियसली सर्विसेज भी अच्छी हैं, और मतलब इन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं, ऑर्डर लिए हैं, तो वो भी इसमें भी रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से बेस्ट सेलिंग ना करें, इसको रिकमेंडेड या न्यू रेलेवेंस कर लें, तो उसमें भी आपके पास सारी आम भी आ जाएंगी और ख़ास वाली भी आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं बेस्ट सेलिंग करता हूँ, और इनका ना ये, अब मैंने 4 खोली हैं, आप 4 से ज़्यादा भी खोल सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि हर एक के ना ये लिखना शुरू कर दूंगा। अच्छा, इसमें क्या है, वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस वेबसाइट, डब्ल्यूपी कस्टमाइजेशन, बिजनेस वेबसाइट, ठीक है। तो ये मैं सारे लिख लेता हूँ।
वर्ड प्रेस खाली सिंपल भी एक था। अच्छा, और वर्ड प्रेस वेबसाइट, बीपी कस्टमाइजेशन, बिजनेस वेबसाइट। ठीक है, इसी तरह दूसरा खोलूंगा, इसमें देखूंगा। अच्छा, ये सारे मेरे पास एक एक दफा आ गए थे। अभी तक ये सारे एक दफा थे, तो ये मैंने एक एक दफा लिख लिया इनको। तो अब यहाँ पे देखें प्रोफेशनल वेबसाइट, यहाँ पे है पहले कहीं? नहीं, नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये एक दफा आ गई। और वर्डप्रेस ब्लॉग, अच्छा अब ये रिपीट हो गया, तो मैं इसका अकाउंट अपडेट कर दूंगा, 2 हो गया ये। वेबसाइट डिजाइन, ये कहीं भी नहीं था, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या आ गया? वर्डप्रेस डिजाइन, ये भी कहीं भी नहीं था। वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, इसका अकाउंट अपडेट कर देता हूँ तो। ठीक है, फिर मैं तीसरा खोल लेता हूँ, जल्दी से हम कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे एक नया आ गया वर्डप्रेस टेम्पलेट, पीएचपी आ गया, पीएचपी। ये बिल्कुल आउट ऑफ द ऑर्डर, बाकी सारे देखेंगे आप तो और हैं, और ये और है, ये आपको और रिपीट भी नहीं होगा। वर्डप्रेस टेम्पलेट, ये भी है एक। वर्डप्रेस ब्लॉग्स, वर्डप्रेस बिल्ड वेबसाइट, अच्छा ये रिपीट हो गया। वर्डप्रेस ब्लॉग 3 दफा हो गया, वर्डप्रेस 2 दफा हो गया, और बिल्ड वेबसाइट यहाँ पे था पहले कोई, प्रोफेशनल वेबसाइट था, बिल्ड वेबसाइट नहीं था, तो बिल्ड वेबसाइट। अच्छा जी, यहाँ पे देखें। अब अच्छा, मेरा सैंपल स्पेस छोटा सा है, तो इतने ज्यादा हम कंक्लूजन पे थोड़ा सा शायद ना पहुंचे। ये वो कॉमर्स आ गया। वर्डप्रेस डिजाइन, ये रिपीट हो रहा है। वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट बिल्ड वेबसाइट में नहीं आ जाता। वेबसाइट डेवलपमेंट मेरे ख्याल में था कि यहाँ पे नहीं था। चलो, वर्डप्रेस वेबसाइट, ये 3 हो गए। बिजनेस वेबसाइट, ये 2 हो गए। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने जो इनमें से जिसके सबसे ज्यादा काउंट है ना, अब तो ये तो मैंने 4 लिए थे, आप क्या लें, आप 5 ले लें, 10 ले लें, और उनमें से जो सबसे ज्यादा काउंट होंगे ना जिसके, जिस तरह इसका काउंट ज्यादा है, ठीक है, तो इसको मैं हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे रूल लगा लेते हैं एक। टॉप हमने 5 आइटम्स लेनी है। और इसको हम इसको लेंगे। ठीक है, तो ये टॉप 5 आइटम्स आ गई मेरे पास। ठीक है, ये 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 और ये। ठीक है, तो ये टॉप 5 मेरे पास कह लें कि कीवर्ड्स निकल आए। ठीक है, मैं इनको रख लूंगा और बाकी इनको ही अपने गिग में यूज कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं। वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, वर्डप्रेस डिजाइन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इसमें क्या यूज हो रहा है। मैंने सर्च भी वर्डप्रेस किया, तो सबसे ज्यादा इसमें जो चीज आई है वो वर्डप्रेस है, और कंप्लीट वेबसाइट, फुल वेबसाइट क्रिएशन थी तो वेबसाइट आई है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी कि आपने कैसे सिलेक्ट करना है, अपने कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा जी, कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी पूछ लें आप।
सर आई थिंक जब हम वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे तब हम गिग्स बना लें, अच्छा नहीं होगा यार? अब खाली वर्डप्रेस के अलावा भी हमने जो HTML CSS बना कर लिया है उसके ऊपर भी आप गिग बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोग गिग बनाने के काबिल हैं। बाकी काफ़ी लोगों ने मैंने आपको दिखाई भी थी 2-3 प्रोफाइल जिन्होंने अच्छी अच्छी गिग्स बनाई हुई थी। जिस तरह किसी को मशीन लर्निंग आती है उसने मशीन लर्निंग पे गिग बनाई हुई थी, किसी को क्रिकेट के बारे में किसी ने आर्टिकल लिखने थे, आर्टिकल लिखने आते उसने उसमें बनाई हुई थी। आपको अगर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाना है, अभी आप गिग बनाएं। आप मतलब फाइवर पे ऑर्डर मिलना इतना आसान नहीं है। इस तरह नहीं होगा कि आप अब आज गिग बनाएंगे और कल आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो आप गिग बना लें, एक दफ़ा देख लें गिग काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है? और ये कोर्स के अंदर अंदर देख लें, ठीक है? कोई मसला होता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं या स्लैक पे और लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो गिग बना लेना चाहिए मेरे ख्याल में अब तक आपको। बेशक उसको पब्लिश भी करते हैं तो अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा। ऐसे नहीं है कि हम गिग बनाएं और आपको फौरन से ऑर्डर दे दे कोई, ठीक है? सर अगर गिग को एडिट किया जाए तो रिव्यूज खत्म हो जाते हैं? नहीं जी, बिल्कुल खत्म नहीं होते, रिव्यूज उतने ही रहते हैं। गिग को डिलीट करते हैं तो रिव्यूज खत्म होते हैं, ठीक है? CSS मीन्स CSS में अभी पढ़ाता हूँ। अभी इस पे अभी हमारा खत्म शुरू होने लगा है टॉपिक। अच्छा, इज देयर एनी लिमिट टू टैग्स? हाँ जी, आपके पास 5 टैग्स होते हैं और 5 टैग्स आपने यूज करना होते हैं। अगर आप 5 से कम टैग यूज करें तो वो आपके लिए गुनाह कबीरा है, ठीक है? क्योंकि आप देखें, आपको आपको गिग रैंक करने के लिए उसने कहा कि 5 मुझे टैग बताओ जिसकी मदद से मैं गिग रैंक करता हूँ, और आप 4 डाल देते हैं या 3 डाल देते हैं, तो आपकी तो गिग रैंक ही नहीं होगी, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करें कि जितने आपको स्पेस दी हुई है उतनी स्पेस आप यूज करें, ठीक है? बाय डूइंग दिस रिसर्च अबाउट कीवर्ड कैन और गिग बी ऑन टॉप लिस्ट? खाली नहीं नहीं, ये ना हेल्प करती है, ये एक पोर्शन है। ये एक पोर्शन है आपकी गिग के, कह लें कि रैंकिंग के अंदर। बाकी और भी पर्सपेक्टिव होते हैं, जिस तरह से ये जो आपने गिग का ये लिखा हुआ होता है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, ठीक है? अभी आप लोगों ने काफी सारों ने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं है, तो उसमें अब गिग गिग है अगर मेरी वर्डप्रेस के हवाले से, ठीक है? तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जो वर्डप्रेस के साथ चीजें और यूज होती हैं वो वाले कीवर्ड्स भी इस्तेमाल करूंगा। देखें यहाँ पे इसने क्या किया, फॉर ए कस्टम वेबसाइट डिजाइन, कस्टम वेबसाइट, कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट ये यूज होता है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन यूज होता है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन और वेबसाइट रीडिजाइन, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, ठीक है? बाकी उसने मॉडर्न वेब डिजाइन, ठीक है, बिजनेस नीड्स, अच्छा, इजी कंटेंट मैनेजमेंट, वेब डिजाइन स्पेशली डिजाइन टू सूट योर बिजनेस नीड्स, ये हो गया था। एडिट कंटेंट पेजेस, वेबसाइट डिजाइनर, ठीक है? तो ये वाली चीजें भी हैं, और इसके अलावा जो आपकी सर्विस वगैरह ऑफर करते हैं उसके साथ भी आता है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, अब मैंने जो सर्च की थी वो तो बेस्ट सेलिंग थी, लेकिन यहाँ पे आपको जो न्यू सेलर है उनके भी नजर आ जाएंगे, ठीक है? अगर मैं रेलेवेंस से सर्च करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ये देखें जिसका एक ही ऑर्डर है, ठीक है? ये नया गिग है इसका, लेकिन ये स्टूडियो है तो उसको मैं काउंट नहीं करता। ये लेवल 1 सेलर है, ठीक है? ये राइजिंग टैलेंट वाले सारे आ गए हैं, ठीक है? चारों के चारों ये नए गिग्स हैं, ठीक है? 4 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, ठीक है? बिल्कुल नए वाले आज क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल नए वाले आ जाते होते हैं वैसे। अच्छा, रेलिवेंस में आज वर्डप्रेस वेबसाइट वाले नहीं आ रहे। अच्छा, एक और चीज़ हमने कर दी कि राइजिंग टैलेंट अब एक ही, कितनी कौन सी रो में आ रहा है? चौथी रो में आ रहा है। ये अब वैसे ना ये चेंज करते रहते हैं, अब जिस तरह से ठीक हो गया। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, ये नई चीज़ निकाली है कि राइजिंग टैलेंट को ना ये यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि जो नए गिग्स वाले हैं उनको भी कोई जगह मिल जाती है, ठीक है? इनका एल्गो चेंज होता रहता है,
पहले यहाँ पे पहले मुझे टॉप सर्च के ऊपर भी नज़र आ रहे होते थे। मैं ऑनलाइन करके देखता हूँ कि ऑनलाइन जो सेलर है खाली वो नज़र आए। अब राइजिंग टैलेंट वाले मुझे इतने नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये चेंज होता रहता है किस तरह से आपको। और ये इनका वेब एल्गोरिदम है ना, जिस तरह गूगल का एल्गोरिदम चेंज होता रहता है चीज़ों को रैंक करने के लिए, इनका एल्गोरिदम भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हमने बस फिगर आउट करना है, मतलब मैक्सिमम कोशिश कर सकें हर सारी चीज़ों को अपनी, जो उसमें गिग डिस्क्रिप्शन भी आते हैं, कीवर्ड्स भी आते हैं, गिग इमेज भी आती है, गिग टाइटल भी आते हैं, गिग टाइटल का लिंक भी, गिग का लिंक भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने लिए कह लेंगे फेवरेबल बना ली। यार रिपीट में बहुत टाइम लग जाएगा और हमने अभी CSS शुरू भी नहीं की। आप लेक्चर दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, हमने किया क्या है, हमने किया ये है कि मैंने फाइल भी बंद कर दी। हमने सारे के सारे 5-6 गिग्स उठा लिए, उनके ये काउंट कर लिए कि ये कितने हैं। ठीक है, ये जो टैग्स हैं वो कितने हैं। जो टैग ज़्यादा रिपीट होगा वो मैं अपनी गिग के अंदर यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, एक काम हम और करते हैं अब, CSS शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ये ER ऑनलाइन, इसी में ही आपका पेज बना हुआ, टेबल्स बनाए थे, फॉर्म्स बनाया था, जो भी बनाया था। ठीक है, तो ये आपने देखा था कि ये HTML को यूज़ करके हमने कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो बना लेते हैं। लेकिन मसला क्या होता है हमें कि आपने बल्कि अभी सीरीज भी बनाई थी, मैंने 2-3 सीरीज देखी थी, तबीयत मेरी कुछ नासाज थी तो मैं उनको चेक नहीं कर सका, बल्कि उनको डाउनलोड भी नहीं कर सका। मैंने बस उनका स्ट्रक्चर देखा खोल के, तो कुछ तो बहुत आला थी, 2 आला थी काफ़ी, ऐसे लगता था कि मतलब आपको आती है HTML। पहले से एक जो थी वो ज़रा लैग कर रही थी चीज़। खैर, तो हम देखेंगे कि अब हमने इसको स्टाइल कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, इसका फॉन्ट कैसे चेंज करना है, फॉन्ट साइज कम कैसे करना है, फॉन्ट साइज ज़्यादा कैसे करना है, इसको सज्जे खब्बे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सारी चीज़ें मैंने, लेआउट कैसे सेट करना है। ठीक है, स्पेसिंग कैसे सेट करनी है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, तो ये वाले सारे काम हम किससे करते हैं, ये वाले सारे काम हम इस CSS से करते हैं। ठीक है, तो असल में CSS है क्या, CSS से बनता है क्या, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। मैं यहाँ से लेक्चर खोल लूँ, CSS 2 से शुरू करते हैं हम, और CSS से। अच्छा, पहले मैं आपको एक स्टाइल करके दिखा दूँ एक चीज़, फिर हम उसको डिटेल में देख लेते हैं, फिर हम डिव से शुरू करते हैं। ठीक है, और ये वाले इस लेक्चर में तो मेरे ख्याल में सारे के सारे स्टाइल्स ही हैं। स्टाइल ये हम बाद में देख लेंगे, हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसी को मैं कर लूँ, या हम er.html बनाया था, बल्कि पुराना पेज खोलता हूँ, एक नया पेज बना लेते हैं। वही काम करना है हमने, index.html बना लेता हूँ मैं, नाम अपने इसका इंडेक्स रख देता हूँ। इसको मैंने खोला, अभी कुछ भी नहीं है, इसको एडिट करता हूँ मैं। अच्छा जी, इसको हम करते हैं जनाब डॉक टाइप HTML, जो कि HTML5 है। फिर हेड का टैग लगा देते हैं, HTML का टैग लगा दें, HTML का टैग लगा देते हैं, फिर हेड का टैग लगाते हैं हम, और इसमें एक टाइटल लिख देते हैं। ठीक है, टाइटल में हम लिख देते हैं अपने लेक्चर का नाम, और फिर बॉडी टैग यूज़ करते हैं हम, और बॉडी में हम लिखते हैं सबसे पहले H1, वेलकम टू CSS। ये मैंने सेव कर लिया, कुछ भी नहीं लिखा मैंने, खाली एक ये इंट्रो टू CSS आप कह लें कि टाइटल में आएगा, ये इंट्रो टू CSS टाइटल में आ गया। ठीक है, और वेलकम टू CSS यहाँ पे आ गया। अब CSS में करते क्या है हम, ये स्टाइल शीट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिस तरह विड्थ और हाइट वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो स्टाइल है, स्टाइल हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल
का एट्रीब्यूट लिख के, ठीक है। अब स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हैं। स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर फॉर एग्जांपल अभी मैं खाली ये दिखा रहा हूँ कि ये काम किस तरह से करती हैं, ये ब्रेक डाउन हम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जनाब ये जो H1 है, ये मेरी H1 चीज़ है, ये वाला जो एलिमेंट है इसका जनाब एक बॉर्डर आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर बॉर्डर लिखने से बॉर्डर आ नहीं जाता, ठीक है। अब मुझे बताना पड़ेगा कि बॉर्डर किस तरह हो, कहाँ हो, सीधा हो, पुट्ठा हो, उल्टा हो, नीचा हो, ठीक है, कैसा हो, ठीक है। वो सारा मैं यहाँ पे बताऊंगा कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हो और ब्लैक कलर में हो, ठीक है। तो अब इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ पे देखें ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ अच्छा ये बॉर्डर तो आ गया, लेकिन ये जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, ये थोड़ा फर्क होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक और लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है, कलर, ठीक है। कलर में मैं इसको जनाब हम कर लेते हैं, सॉरी ब्लू, ब्लू वायलेट कर लेते हैं, थोड़ा बेहतर लग रहा है, थोड़ा आंखों को चुभेगा नहीं इतना, ठीक है। और सॉरी बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज करना था, ये कलर मैंने इसका अपना फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करना था, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा बैकग्राउंड कलर, और इसको हम कह लें कि डार्क ग्रे कर देते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये डार्क ग्रे हो गया बैकग्राउंड, और उसके ऊपर ये, अब ये देखें बड़े आराम से मैंने स्टाइल अप्लाई कर लिए, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये इसको हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, लेकिन आप ये देखें जो मेन चीज़ अभी देखने वाली है कि मैंने ये स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा और इसमें मैंने स्टाइल अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब इसको हम कहते हैं ये हमारा जनाब स्टाइल है, ठीक है। ये H1 का एलिमेंट है। H1 क्या था, जो मेरा कंटेंट था वो तो चेंज नहीं ना हुआ, कंटेंट तो यही है, वेलकम टू CSS, ठीक है, यही जो लिखा हुआ कंटेंट है, और ये H1 में है, ठीक है। एलिमेंट भी चेंज नहीं हुआ, ये H1 में यही चीज लिखी हुई है, लेकिन उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने कह लें आप सुर्खी पाउडर लगा दिया, ठीक है। तो वो अब जो सुर्खी पाउडर है H1 कह लें आपका, जिस तरह से आप बिल्डिंग बनाते हैं तो आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ईंट वगैरह है, वो आपकी HTML हो गई, ठीक है। उसने ईंट वगैरह तो नहीं ना बदल देना, तो उसके ऊपर जो पेंट शेड करते हैं आप, वो आपकी कह लें CSS हो जाती है, ठीक है। तो ये जो स्टाइल होता है, स्टाइल से मैं सारी की सारी अपने HTML के एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकता हूँ। जो HTML होती है वो किस लिए यूज होती है, कंटेंट को डिफाइन करने के लिए या पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और स्टाइल किस लिए यूज होता है, उनको स्टाइल करने के लिए, ठीक है। होपफुली पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब होता क्या है, अब अगर मैं एक एक को करके देखूं, तो इसमें ना हम इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, यहाँ से इस तरह ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखें स्टाइल, एस टी सॉरी ये एक एट्रीब्यूट मैंने यूज किया स्टाइल, और स्टाइल के अंदर फिर देखें मैंने कि इस तरह से यूज किया, बॉर्डर, बॉर्डर की वैल्यू, कलर, कलर की वैल्यू, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर की वैल्यू। तो ये फिर हम क्या करते हैं इनको की वैल्यू पेयर, या आप कह लें कि प्रॉपर्टी और वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी की, वो उसकी तरह हम यूज करते हैं कि अब जो मैंने प्रॉपर्टी चेंज करनी है उसको मैं लिखूंगा, जिस तरह बॉर्डर लिखा मैंने, और फिर मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी डिफाइन कर लूंगा कि 1 पिक्सल का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ब्लैक कलर होना चाहिए, ठीक है। और जिस तरह कलर मैंने चेंज करना है इसका, वेलकम टू CSS का, तो मैं कलर लिखूंगा, और जो कलर की वैल्यू होगी वो मैं लिख लूंगा, ठीक है। तो खाली एक वैल्यू से, कलर से मेरा काम नहीं चलता, मुझे ये भी बताना होता है कि कलर असल में है क्या, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या लेंगे, स्टाइल को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं समरी में भी जल्दी से लिखता रहता हूँ ताकि अच्छा हाँ, मैंने ना आपसे, ये किसी ने मुझे स्क्रीन शेयर सेंड किया, मैंने आपसे इंप्रेशंस मांगे थे। तो इंप्रेशन ये होते हैं, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, स्विच टू सेलिंग में अगर मैं स्विच करूं, यहाँ पे गिग्स के ऊपर जाएंगे आप, तो ये वाला जो नजर आ रहा है ना, ये गिग का इंप्रेशन, क्लिक्स, ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये आपने मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे थे हम, हाँ मैं समरी लिख रहा था।
लेक्चर 10 है हमारा, इंट्रो। बल्कि आप मेरी समरी तो देख ही लेंगे आप यहाँ W3 स्कूल पे CSS पे जाएंगे, लर्न CSS पे, तो यहाँ से आपको CSS के ट्यूटोरियल बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको CSS को कर देते हैं। CSS3 यूज हो रही है आजकल काफ़ी, जब से इसको मैं used to apply style and formatting on HTML elements. You can attribute the style attribute in every HTML element। ठीक है, अच्छा ये हो गया स्टाइल एलिमेंट। ठीक है, अच्छा अब इसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों कहते हैं। ठीक है, CSS stands for cascading style sheets। इसमें हमने एस कैपिटल लिखना है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों कहते हैं। हमने तो एक छोटा सा ही स्टाइल ही डाला है यहाँ पे, और तो हमने क्या इसको शीट भी कह दिया है, इसको कैस्केडिंग भी कह दिया है। कैस्केडिंग क्या होता है, कैस्केडिंग होता है आप कह लें कि एक ब्लॉक हो, उसके एक डब्बा हो, उसके अंदर एक और डब्बा हो, उसके अंदर एक और डब्बा हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट है। ठीक है, तो हम इसको कैस्केडिंग क्यों कह रहे हैं। ठीक है, हम इसको कैस्केडिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ना तीन तरह की स्टाइल की टाइप्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। There are three types of styles। अच्छा, एक होती है जनाब हमारे पास, ये सब हेडिंग नहीं होती इसकी, खैर एक होती है जनाब इनलाइन। अच्छा इनलाइन क्या होती है, इनलाइन ये जो अभी हमने किया है ना, ये हमारी इनलाइन स्टाइल स्टाइल है। ठीक है, अब ये इनलाइन क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि ये एक लाइन के अंदर, जिसमें मैंने H1 लिखा हुआ था, एक लाइन के अंदर ही मैंने ये देखें। अब यहाँ पे तो मैंने स्पेस दी हुई है, तो ब्राउजर के अंदर तो नहीं आ रही होगी। अच्छा, इसको इस तरह करूं, ये देखें ये एक लाइन के अंदर ही है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा कर लेते हैं। तो ये एक लाइन में आ रही, तो इसको हम कहते हैं ये इन लाइन है। और ये किस किस लाइन में है, जिस लाइन में मेरा HTML का एलिमेंट है। लेकिन हम एक और काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे हेड के अंदर मैं कहता हूँ कि मैं एक स्टाइल बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये जो H1 है ना, मैंने अब यहाँ से स्टाइल नहीं करना, मैंने यहाँ से स्टाइल करना है। ये जो H1 है ना, एक अभी तो ये इनलाइन स्टाइल हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने इंटरनल स्टाइल से करना है। ठीक है, मैंने यहाँ से करना है, इसी जहाँ पे H1 डिफाइन है वहां पे मैंने स्टाइल नहीं करना, मैंने बाहर से करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं अभी के लिए ना एक स्टाइल यहाँ के लिए रख लेते हैं, ये दोनों स्टाइल में डिलीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, ये जो दोनों स्टाइल हैं ये मैं इनलाइन और उससे डालता हूँ। अब मैंने किस पे स्टाइल लगाना है, मैंने लगाना है स्टाइल H1 पे। ठीक है, इसको देख लेते हैं मैं इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ। जरा खराब हो गई है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। इसको हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, क्या चेंज किया था मैंने, कलर चेंज किया था।
कलर, ठीक है, क्या चेंज किया था इसको मैंने, डार्क मैजेंटा कर दिया था, मैजेंटा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको वैसे लिखते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज में, और जब हम कलर्स के ऊपर आएंगे तब हम उसको बात कर लेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसलिए, ये मेरे पास इसलिए फैसिलिटी है कि ये डिफाइन होते हैं ब्राउजर के अंदर अपने अपने, ठीक है, तो वो चल जाता है। तो देखें यहाँ पे, अब ये डार्क मैजेंटा है, यहाँ पे ये कलर यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो देखें, ये थी इनलाइन। अब ये वाली स्टाइल शीट, इसको मैं क्या कहता हूँ, ये इंटरनल स्टाइल शीट है, कि जो HTML पे फाइल थी उसके अंदर ही स्टाइल शीट को मैंने रखा हुआ था, ठीक है। ये स्टाइल H1 है, ठीक है। और मैं अगर कोई पी टैग बनाता हूँ, ठीक है, दिस इज ए, ठीक है। तो अब मैं पी टैग टेक्स्ट को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर हम येलो कर देते हैं, डार्क ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया और उसका कह लें कि कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बताया किस एलिमेंट को यूज करना है, ठीक है। ये इसको हम सिलेक्टर कहते हैं, और मैंने उसकी प्रॉपर्टी लिख दी, ठीक है। तो ये हो गई इंटरनल। और फिर जो तीसरी टाइप आ जाती है, जो हम सबसे ज्यादा यूज भी कर रहे होंगे, अच्छा सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे, ये तो पता नहीं कौन सी सबसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे, लेकिन एक और टाइप आ जाती है, वो होती है एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल में क्या होता है, मैं नई फाइल बनाता हूँ, न्यू, और उसको नाम दे देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। अब ये क्या फाइल है, आपने ये फाइल देखी भी होगी, ये सी एस एस में, जिस तरह मैंने HTML की फाइल बनाई थी ना, उसी तरह मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस करके फाइल बना दी, ठीक है। अब ये वाली फाइल मैं खोलता हूँ और इसके अंदर मैं वही काम करता हूँ जो मैंने यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ था, H1 को और P को स्टाइल दिया हुआ था, और मैं यहाँ पे H1 को, हमने क्या देना था, बॉर्डर बैकग्राउंड कलर देना, ठीक है। H1 को मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ और इसको हम ग्रे कर लेते हैं, ठीक है। और P को भी हम कुछ दे दें, P टैग को हम बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ये 1 पिक्सल जरा छोटा होता है लेकिन चलें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगर, सॉरी, इनलाइन, और ये एक्सटर्नल हो गई, ठीक है। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी क्यों नहीं हुआ, अब मैंने स्टाइल तो लिखा हुआ है लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो कुछ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इस स्टाइल शीट को लिंक नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये हमें लिंक करवानी पड़ती है, मैं लिंक करता हूँ, ठीक है। तो मैंने बताना कि जो मैं फाइल लिंक करने लगा हूँ, स्टाइल शीट को लिंक कर रहा हूँ ना, इस स्टाइल शीट को, उसका नाम क्या है, वो उसकी टाइप क्या है, स्टाइल शीट है। और फिर मैं उसको दूंगा उसका हाइपर रेफरेंस, कि वो पड़ी किधर हुई है, ठीक है। तो ये पड़ी हुई है स्टाइल डॉट सी एस एस, या मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें। अब ये इसका बैकग्राउंड दिया था मैंने एक्सटर्नल स्टाइल से, और इसका मैंने बॉर्डर दिया था खाली, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे, इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसलिए कहते हैं कि पहले एक्सटर्नल है, यहाँ पे ये देखें, सॉरी, ये एक्सटर्नल है, यहाँ से बाहर से स्टाइल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर ये इंटरनल है, इसी फाइल के अंदर से स्टाइल दे सकता हूँ मैं, और फिर मेरे पास इनलाइन स्टाइल आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको ये दो फाइल्स जो हैं ये सेंड करता हूँ, यहाँ पे कहाँ पे बोला, स्लैक के ऊपर, चैनल के अंदर, ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा भाई सर फाइवर पे ईमेल लॉगिन नहीं हो रही, तो आपकी अकाउंट वगैरह ब्लॉक तो नहीं आ गया, आप कोई मुझे मैसेज वगैरह भेज दें कि क्या एरर आ रहा है। अच्छा,
डेस्कटॉप पे ER ऑनलाइन के नाम से फोल्डर है, और इसके अंदर मैंने ये 2 फाइल आपको सेंड करनी है। ठीक है, और मैं अब आपके क्वेश्चन से देखता हूँ, मुझे लगता है आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ गए होंगे अब तक। हाँ हाँ हाँ, काफ़ी सारे सवाल हैं। हाँ, शुरू से देखते हैं। हाँ, मैंने आपको ऑटो रिफ्रेश का प्लगइन का बताना था। अच्छा, आपने ना जब भी आपने फाइवर की गिग बना ली है, ठीक है, जिसने अभी अभी तो मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों ने बनाई है, अगर आपने फाइवर की गिग बना ली है तो आपके ऊपर व्यूज कैसे आएंगे? यूजुअली फाइवर के ऊपर कोई भी मैं सर्च करता हूँ ना, जिस तरह से यहाँ पे वेबसाइट मैंने सर्च की है जिस तरह से ये मैंने गिग सर्च की है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यूजुअली वो वाले बंदे दिखाएगा ज़्यादा जो ऑनलाइन होंगे, ठीक है, और ऑनलाइन रहेंगे आप तो आपके पास कोई मैसेज वगैरह आएंगे, ठीक है, तो आप देखें कि ऑनलाइन लोगों की परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो अब आपने क्या करना है, आप ये काम कर सकते हैं कि फाइवर के पेज को थोड़े थोड़े देर बाद रिफ्रेश कर लें। उससे आप क्या, उससे कोई एक्टिविटी होती रहेगी और आप ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है, तो आप उसके लिए है एक, सॉरी, उसके लिए एक एक्सटेंशन है, ऑटो रिफ्रेश, इजी ऑटो रिफ्रेश, ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लें, ठीक है, ऐड टू क्रोम कर लें, मैंने अभी नहीं की हुई, ठीक है, ऐड टू क्रोम कर लें, ऐड एक्सटेंशन हो जाएगी ये, और मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ इसको, इजी ऑटो रिफ्रेश, इसको ले आते हैं यहाँ पे, ये है इजी ऑटो रिफ्रेश, ठीक है। अब ये रिफ्रेश में जो भी पेज, जिस पेज को भी मैंने, जिस तरह से ये फाइबर का पेज है ना, अभी तो मैं स्विच बाइंग पे हूँ, स्विच टू बाइंग, अच्छा अभी सेलिंग पे ही था, ठीक है, खैर, यहाँ पे आपने करना है और यहाँ पे लिख लेना है कि कितने टाइम के बाद ये रिफ्रेश हो जाए, तो आप कह लें कि हर 30 सेकंड के बाद इस पेज को वो रिफ्रेश कर दिया, तो होगा क्या, हर 30 सेकंड्स के बाद वो ये वाला पेज जो है वो रिफ्रेश कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसके काम दिखा दूँ आपको तो 5 सेकंड बाद रिफ्रेश करें, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, तो देखते हैं 5 सेकंड बाद ये क्या करता है, रिफ्रेश कर देना चाहिए इसको, देखें इसने ऑटोमेटिकली इसको रिफ्रेश कर दिया और ये लोड हो रहा है, और ये देखें, हाँ, रिफ्रेश करें इसको, ठीक है। तो 5 सेकंड बहुत कम टाइम है, 5 सेकंड ना रखें आप, 30 सेकंड रख लें या 40 सेकंड के करीब रख लें, उससे रिफ्रेश करते रहा करें। तो जब भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी काम करते रहें साथ अपना लैपटॉप के ऊपर, और आप इसको पेज को जो है ऑटो रिफ्रेश पे लगा देते हैं, ठीक है। Sir, I've created Fiverr account 2019. Now is there any problem or I should create a new account? यार ये आप अपनी अकाउंट के मुझे ना इंप्रेशन वगैरह, जो अगर गिग्स वगैरह बनाए ना, उनके इंप्रेशन की स्क्रीनशॉट भेजें, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। कुछ अकाउंट्स होते हैं जो कह लें जितने ज़्यादा इंप्रेशन नहीं लेते, कुछ अकाउंट होते हैं जो इंप्रेशन ले रहे होते हैं, ये सारा फाइवर की कह लें उसके ऊपर है। तो ये मुझे भेज दीजिएगा अपनी स्क्रीनशॉट एक दफ़ा कि कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, उसके बाद हम कर लेंगे। सर प्लीज बिफोर स्टार्टिंग से गिव ए शॉर्ट इंट्रो अबाउट CSS स्टैंड फॉर यूज पर्पस, ठीक है, ये मैंने साथ ही बल्कि कर ही दिया मेरे ख्याल में। कोई सवाल है आपका अभी तक तो वो पूछ लें। सर गिग डिस्क्रिप्शन चेंज करने से गिग डी रैंक हो जाती है? हाँ, गिग डिस्क्रिप्शन अगर आपने गलत चेंज की है तो डी रैंक हो जाएगी, अगर आपने उसमें अच्छे कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं तो रैंक अप भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने चेंज क्या की है, अगर अच्छी चेंज की है, मतलब अच्छे कीवर्ड्स ऐड किए हैं, अच्छी लाइनें ऐड की हैं, तो आपकी गिग ऊपर भी जा सकती है। अगर आपने कीवर्ड्स रिमूव कर दिए कुछ जो जिनकी वजह से रैंक हो रही थी, तो वो उससे डी रैंक भी हो सकती है, दोनों तरफ जा सकती है। सर जिनके प्रीवियस लेक्चर मिस हो गए हैं उनका क्या होगा? यार आप, मैंने आपको कहा है कि आप स्लैक में ना मेरे से टॉपिक पूछ लिया करेंगे, कौन सा टॉपिक, वैसे तो समरी में लिखा हुआ है सारा कुछ, लेकिन आप अगर आपको समरी में से भी कुछ नहीं समझ आती तो आप वो मेरे से स्लैक के ऊपर पूछ सकते हैं कि इसके बारे में आप क्या करें, ठीक है।
यार अभी हमने कुछ किया भी नहीं है ज़्यादा, हमने HTML CSS आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप HTML को फॉलो कर सकते हैं, W3 स्कूल से, इतना मुश्किल नहीं है HTML, ठीक है। तो अभी हमारा वर्डप्रेस शुरू होना है, उस वो जो वर्डप्रेस बगैर प्रोग्रामिंग वाला, वो उसमें तो शायद हमारी HTML थोड़ी सी यूज़ होगी, वो आप खुद भी सीख सकते हैं, तो इतना इशू नहीं है। अभी हमने कुछ खास देखा नहीं है इतना ज़्यादा। कलर टाइप्स की, यार ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली मुझे ये बता रहा होता है, मैंने इसके लिए कोई प्लगइन या एक्सटेंशन यूज़ नहीं की हुई, ये खुद ही से दे रहा होता है। इंटेलिजेंस होते हैं वैसे, स्लैक पे समरी और प्रीवियस लेक्चर वर्क ऑलमोस्ट सारा अवेलेबल है, वहाँ चेक कर लें। हाँ, स्लैक पे मैं कोशिश करता हूँ कि लिख दूँ, ये आप ही के लिए लिखता हूँ काफ़ी सारे लेक्चर का टाइम होता है। हाँ, थैंक यू, ये स्टूडेंट्स हमारे काफ़ी हेल्पफुल हैं। अच्छा, ये कम्युनिटी हम इसी तरह मतलब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तभी तब भी ज़्यादा लर्निंग होगी, ठीक है। ट्रेनर तो मतलब एक मैं 1.5 घंटा या 1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ, तो आप लोग आपस में कोलैबोरेट कर लेना, अगर मतलब जिस तरह से मैंने शायद बात की है या नहीं की है, कि इस प्रोग्राम का ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को आपस में इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। अब यहाँ ये कोई ऑफिस तो है नहीं, या आप फ्रीलांसर में किसी ऑफिस में जाके कोई काम करना तो नहीं होता। तो आप लोग एक दूसरे को कि क्या नई स्किल सीख रहे हैं, किसी को काम मिल गया ज़्यादा तो वो शेयर कर ले, किसी को वेब डिज़ाइनर चाहिए वो वेब डिज़ाइनर हायर कर ले, किसी को डेवलपर अच्छा चाहिए वो प्रोग्रामर हायर कर ले। आप कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स आप देख के आपस में टीम्स बना सकते हैं, ठीक है, डिस्कशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम का ये फ़ायदा होता है। ये हमारी मजबूरी है कि हम ऑनलाइन हैं, तो लेकिन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ फ्रीलांसर के तो सारे कह लें क्लाइंट्स भी ऑनलाइन होते हैं, दोस्त भी ऑनलाइन ही होते हैं। सर, डाटा एंट्री के लिए कौन सा गिग क्रिएट करें? यार डाटा एंट्री के लिए, डाटा एंट्री बहुत सैचुरेटेड फील्ड है, तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि आप अगर HTML CSS या प्रोग्रामिंग देख लें तो उसमें आप कर लें। अब डाटा एंट्री के लिए कुछ आसान डाटा एंट्री भी होती है, कुछ मुश्किल डाटा एंट्री भी होती है, कुछ स्क्रिप्ट लिख के डाटा एंट्री भी होती है। तो आप वो देखें कि आप स्क्रिप्ट लिख के कैसे डाटा एंट्री कर सकते हैं, तो उसमें काफ़ी स्कोप है। अच्छा, स्क्रिप्ट लिख के डाटा एंट्री कैसे होती है, मैं अगर आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ये एक स्टोर है, OLX हम खोल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैंने जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो फेच करके अपने स्टोर के अंदर लेके आनी है। ये मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, असल में तो कोई और स्टोर होता है और वहां से आपने चीज़ें लेके आनी होती है, फेच करके लानी होती है, या एक्सेल की शीट में लिखनी होती है, ठीक है। ये एक आइटम है, इसकी प्राइस, इसका ये प्रोवाइडर कौन है, ये एक आइटम है, इसकी प्राइस का प्रोवाइडर कौन है। तो इसके लिए लोग क्रॉलर्स लिखते हैं, ठीक है, वो PHP में, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में, किसी चीज़ में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो सर HR अगर, अच्छा, हर वर्ड का डिफरेंट कलर हो, डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉन्ट साइज। यार जो लैंग्वेज है वो तो आप उससे करेंगे ना, HTML से, ठीक है। फॉन्ट और साइज आप डिफरेंट कर सकते हैं हर चीज़ का, ठीक है। अब जिस तरह ये H1 है, एक जिस तरह ये P टैग है, इसका स्टाइल आप डिफरेंट कर दें, ठीक है। इस पे बॉर्डर लगा दें, इस पे बॉर्डर हमने लगाया हुआ वैसे, इसका कलर डिफरेंट था, इसका बैकग्राउंड नहीं है, शायद बैकग्राउंड कलर हमने डिफरेंट करना है, तो वो डिफरेंट कर दें आप, ठीक है। तो वो ये आपके ऊपर है। CSS में हमें ये सारी होती है, हम सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जितना कंटेंट है उतना ही बॉर्डर पे आए, बाकी पेज पर शो ना हो, तो उससे कैसे करेंगे? ये समझ नहीं आई मुझे सर, जितना कंटेंट है उतना ही बॉर्डर है। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता हम सब देख लेंगे। असल में ये एलिमेंट्स होते हैं, ये मैंने आपको बताना है, ये है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है कि ये जो वर्ड आया ना, H1 यहाँ से लेके ये यहाँ तक शुरू होता है, ठीक है। अगर मैं लिंक डालता हूँ, कोई कोई मैं लिंक डालता हूँ, जैसे हमने टाइम के टाइम करनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि इस तरह से ना, ए लिंक, ठीक है, और इसको मैं कोई href दे देता हूँ, इसको हैश टैग ही दे देते हैं, ठीक है, और इसको मैं स्टाइल देता हूँ बॉर्डर का, ठीक है। अब इसको देखते हैं इसका बॉर्डर कहाँ तक आ रहा है।
मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, बाकी सारों का यहाँ तक आ रहा है और इसका यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो होते हैं वो पूरी लाइन लेते हैं, और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो ये लेते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर हम आगे थोड़ी देर आगे बात करेंगे। अगर आपने अभी देखना है तो ब्लॉक लेवल और इनलाइन को देख लें। ठीक है, अब इसको भी मैं इनलाइन बना सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ, ये आपके सवाल का जवाब भी हो जाएगा। डिस्प्ले इनलाइन करूंगा इसको मैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसको भी डिस्प्ले इनलाइन करता हूँ तो देखें क्या होता है। इसको भी मैं डिस्प्ले इनलाइन करूंगा तो ये सारे के सारे इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे एक लाइन में आ गए। ठीक है, तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। इसको हम, अगर आपने देखना है अभी तो ये देख लें। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, सवाल देख रहे थे। सर, बाय रिक्वेस्ट का क्या मीन होता है, ये कैसे कर सकते हैं यार? ये लेक्चर के ऊपर आ गए तो बाय रिक्वेस्ट मैं जल्दी से बता दूं, सवाल पूछ लिया जवाब ना दूं अच्छा नहीं लगता। स्विच टू सेलिंग में जाएं, मोर के ऊपर जाएं तो आपके पास बाय रिक्वेस्ट आएंगे। मेरे पास इसलिए नहीं आ रहे और इस टाइम स्पेशली नहीं आते कि मैंने एक ही गिग बनाया हुआ है, अभी एक ही गिग लाइव किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहे होंगे। तो अगर आपके पास 4 5 6 गिग्स हों, 7 गिग्स हों और वो रेलिवेंट फील्ड में हो, तो वो कस्टम रिक्वेस्ट होती हैं कि अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि मैंने कौन सा गिग लेना है तो वो बाय रिक्वेस्ट कर देता है। कस्टमाइज अपनी प्रोडक्ट की कह लें कि सारी डिस्क्रिप्शन बता देता है। सर, एक्सटर्नल को एलेबोरेट करते हैं। हाँ, ये मैं कर देता हूँ अभी। उधर वापस चला जाऊँ। ऑटो रिफ्रेश का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? यार, ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और काफ़ी, अगर आप ट्यूटोरियल्स वगैरह देखें ना फाइवर के, तो उनमें ये बता रहे होते हैं कि आप ये यूज़ करें। अब इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है ये मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता। ठीक है, इसके लिए आप रिसर्च कर लें। गिग काउंट स्क्रीनशॉट, हाँ जी, गिग गिग काउंट का नहीं, इम्प्रेशन का स्क्रीनशॉट भेजें मुझे, कितने इम्प्रेशन है। सर, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे इस ग्रुप का? यार, ये ऑफिशियल कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता हमारा, हमें मना किया हुआ है। सर, HTML या CSS पे कैसे गिग बनाएं? HTML CSS पे मैंने उस दिन भी बात की थी। आप ईमेल टेम्पलेट्स बना सकते हैं, न्यूज़लेटर बना सकते हैं, ईमेल सिग्नेचर बना सकते हैं। अच्छा, कुछ गिग्स पुरानी हो चुकी हैं जहाँ पे काफ़ी कंपटीशन है PHP टू HTML, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप देख लें वहाँ पे, तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं। सर, मार्की स्टाइल का रिकॉल करवा दें हैं? ये मुझे सवाल की समझ नहीं आई। सर, डिस्क्रिप्शन चेंज करने से गिग डी रैंक नहीं हो तो नहीं होता? अच्छा, ये दूसरी दफ़ा आपने सवाल किया, मैं इसका दूसरी दफ़ा जवाब दे देता हूँ। अगर आप गिग के डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करेंगे तो गिग आपकी अच्छी रैंक होगी। अगर आप गिग के डिस्क्रिप्शन में इररेलेवेंट चीज़ें ऐड करेंगे तो आपकी गिग डी रैंक होगी। अच्छा, कहाँ पे थे हम? जल्दी से वापस आ जाते हैं हम। हाँ, तो दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। ये फाइल्स मैंने दे दी हैं, आप उसको डाउनलोड करके चला के देख लें। ठीक है, दोनों को एक फोल्डर में रखिएगा और किसी फोल्डर के अंदर रखिएगा दोनों। अच्छा, एक तो थी ये इनलाइन स्टाइल। ठीक है, ये थी मेरे पास इंटरनल। इंटरनल कैसे थी? स्टाइल का मैं टैग डालता हूँ और स्टाइल का टैग खत्म करता हूँ और उसके जितने भी स्टाइल लिखने होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जिस तरह से अब हमने ए टैग किया था, एक ए टैग को भी मैं स्टाइल कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम डार्क रेड ग्रे कर देते हैं। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये कुछ काम करने लग गया। ठीक है, अच्छा, इनलाइन समझ आ गई मुझे, इंटरनल समझ आ गई। अब एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल में मैंने एक फाइल बना दिया, उसका नाम रखा है, जिस तरह मैंने index.html फाइल का नाम रखा था, इसका नाम मैंने क्या रखा है? style.css। ठीक है, अब style.css में मैं क्या कर रहा हूँ, जिस तरह इंटरनल में मैं करता था ना, जिस चीज को मैंने मॉडिफाई करना है उसका नाम लिखता हूँ और प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। जिस चीज को मॉडिफाई करना है उसका नाम लिखा है और ब्रैकेट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू लिख दिया। ठीक है, अब ये काम मैंने कर तो लिया, लेकिन अब इसको यहाँ से ना, इससे इस HTML मेरी यहाँ पे है और फाइल मेरी यहाँ पे है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको लिंक करना है। अब इसको लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं? लिंक का टैग यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लिंक के दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक REL रिलेशन कहते हैं इसको, या क्या रिलेशनशिप कहते हैं, कि ये जो फाइल में अटैच करना चाह रहा हूँ इसका रिलेशन क्या है इस HTML की फाइल के साथ। तो इसका रिलेशन है कि ये स्टाइल शीट है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं href देता हूँ इसको। href क्या था आपको याद है, पता होगा आपको
कि हाइपर रेफरेंस कि ये फाइल पड़ी कहाँ हुई है, तो ये फाइल इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है और उसका नाम क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो अब ये वाली फाइल जो है स्टाइल डॉट सी एस एस इसके साथ लिंक हो गई है और ये यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, मैं इसको कमेंट भी कर दूँ, कमेंट की जरूरत नहीं है, लेक्चर में 2-3 दफा रिपीट होगी। अब मेरा गला थोड़ा पेन करने लगे, मैं पानी पी के आता हूँ, 2 मिनट की मुझे ब्रेक दें बस। अच्छा, काफी सारी सवाल फिर से आ गए। मीन्स नो टेक्स्ट हो रहा है, वीडियो में मेंशन हो रहा है, लेक्चर। अच्छा, ये वाला, ये मार्की, ये यहाँ पे तो मैंने इस ये यहाँ से कर लिया। जो मार्की होता है उसमें जो अभी सी एस एस हम देखेंगे, अभी फॉन्ट्स वगैरह जो सी एस एस की प्रॉपर्टीज हैं वो हमने नहीं देखी। ठीक है, तो मार्की स्टाइल हम जब हम फॉन्ट्स वगैरह शुरू करेंगे तब हम कर लेंगे। एक्सटर्नल स्टाइल इसलिए बेहतर है कि एक्सटर्नल फाइल डिस्टर्ब नहीं होती। हाँ, एक्सटर्नल स्टाइल बेटर क्यों, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी लेक्चर चल लेते हैं जरा। सर आई हैव शेयर्ड गिग इंप्रेशन स्क्रीनशॉट स्लैक, आई एम, चलिए ठीक है, स्लैक में आपने शेयर कर दिया, ठीक है मैं देख लेता हूँ उसको। अब हम कहाँ पे थे? तो इसलिए हम इसको कैस्केडिंग कहते हैं। अब कैस्केडिंग क्यों कहते हैं, ठीक है, ये समझ आ गई होगी आपको। अब मैं आपको इसका मतलब भी बता देता हूँ। ठीक है, अब ये एक ही प्रॉपर्टी है H1 की। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो रेड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे इसका कलर ब्लैक किया है। ठीक है, मैंने क्या चेंज किया है, स्टाइल का एक ही प्रॉपर्टी लगाई है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब हम देख पिक्सल जरा बड़ा कर लेते हैं, 2 पिक्सल कर लेते हैं ताकि बॉर्डर क्लियर हो जाए। एक ही प्रॉपर्टी मैंने अब तीनों जगह लगाई है, अब कौन सी आएगी, ब्लैक आ रही है मेरे पास। ठीक है, अब मैं ये ब्लैक वाली हटाता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में हटा देता हूँ। मेरे पास कौन सी आएगी, एक ग्रीन है प्रॉपर्टी, यहाँ पे ग्रीन लिखी गई है और यहाँ पे रेड लिखी गई है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब ग्रीन आ रही है। ठीक है, तो अब मैं इसको ग्रीन को भी हटा देता हूँ। अब कौन सी आएगी, अब रेड आएगी। ठीक है, तो इसको इसलिए हम कैस्केड करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो इनलाइन की होती है, फिर इंटरनल की होती है और फिर एक्सटर्नल की होती है। ठीक है, तो इसलिए हम कैस्केडिंग कहते हैं कि सबसे बाहर कौन सी है, एक्सटर्नल, फिर कौन सी है, इंटरनल, और सबसे अंदर कौन सी है, इंटरनल पड़ी है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम ना एक इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं, इनलाइन स्टाइल टूल फॉर सीएसएस। अब सीएसएस किस तरह से काम करती है रूल्स के ऊपर, ये हमने अभी एक कर लिया था, बनाया भी था।
CSS works by allowing you to associate rules with elements that appear in the document. ठीक है, जो हमारे HTML के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर रूल्स बनाती है. ठीक है, अब रूल क्या बनाती है वो देख लेते हैं हम. CSS रूल जो एक हम डिफाइन करते हैं ना एक चीज, वो क्या है, वो CSS रूल है, इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. एक होता है सिलेक्टर. ठीक है, सिलेक्टर कौन होता है, जो प्राइम मतलब ये जो सिलेक्ट करता है आपके HTML के एलिमेंट्स को. ठीक है, तो द सिलेक्टर which indicates which elements or elements the declaration applies to. ठीक है, कि सिलेक्टर बताता है अगर ये H1 है तो वो देखेगा कि हेडिंग 1 को मैंने मॉडिफाई करना है, अगर ये P होगा तो P टैग को मॉडिफाई करना है, अगर ये लिस्ट आइटम का टैग है तो LI टैग होगा तो LI टैग को मॉडिफाई करना है इसने. ठीक है, और ये क्या है, डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन क्या होती है, इसमें हम फिर प्रॉपर्टी और वैल्यूज लिख रहे होते हैं. ठीक है, जिस तरह से जो हमने लिखा हुआ है उसमें दिखाऊं तो ये H1 क्या है, सिलेक्टर है मेरा, कि H1 जो ये वाला स्टाइल है वो H1 को लगे, ये वाला रूल जो है ये H1 को लगे. ठीक है, और उसके अंदर मैं देखूं डेफिनेशन के अंदर तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी और ये वैल्यू है. ठीक है, तो ये इस तरह से हम ये CSS का रूल इस्तेमाल करते हैं डिक्लेरेशन के अंदर. ठीक है, अब हमने ये तीनों मैंने आपको दिखा दी हैं HTML CSS की जो टाइप्स थी, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल. ठीक है, हम एडवांटेज और एक्सटर्नल इसको बाद में देख लेंगे, हम पहले डिव और उसको देख लेते हैं. अच्छा, अब आगे जाने से पहले ना दो हम चीजें देखेंगे जो होंगी. दो हम HTML के टैग्स देख लेते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स हैं और वो CSS के लिए इसलिए देख लें क्योंकि CSS के बगैर कह लें कि CSS के बगैर इनको यूज करने का फायदा नहीं है. ठीक है, एक है div टैग. ठीक है, ये मैंने डाल दिया div टैग, देखते हैं ये क्या करता है. ठीक है, तो div टैग अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो कुछ भी नहीं कर रहा. ठीक है, div होता है असल में कह लें डिवीजन का एब्रिविएशन है div. div करता क्या है, div कंटेनर बना देता है. ठीक है, अब मैं इसका बॉर्डर लगा के देखता हूँ यहाँ पे कि ये आया किधर है. मतलब div itself कुछ भी नहीं करता. ठीक है, div itself कुछ शो नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है, ये सेक्शन बना देता है या बॉर्डर बना या कंटेनर बना देता है जिसके अंदर आप एलिमेंट्स रख सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर कुछ रखना चाहता हूँ तो ये एक ग्रुप बन जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये ग्रुप है. ठीक है, अब इसी तरह का मैंने एक और ग्रुप बनाना है जिसको कोई स्टाइल ना दूं मैं, यहाँ से इसको स्टाइल डिलीट कर देते हैं. इसको भी डिलीट कर देते हैं. तो अब देखें अब क्या हुआ है, ये वही चीज रिपीट हो गई. काफी गंदा सा पेज लग रहा है लेकिन खैर समझ आ जाएगी आपको. अब मैंने डिव पे बॉर्डर लगाया हुआ है. ठीक है, ये बॉर्डर जो है ये एक डिव पे आ रहा है. तो डिव ने क्या किया है, इस H1 को, इस P टैग को और इस लिंक को ग्रुप कर दिया. ठीक है, तो डिव का और कोई काम नहीं है सिवाय ग्रुपिंग करने के. ठीक है, तो मैं ना हमने स्टाइल किया हुआ है, स्टाइल जो थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देते हैं हम, इंटरनल को भी और एक्सटर्नल को भी. अभी के लिए इसको हम ये मैं कमेंट कर देता हूँ. ठीक है, और हाँ इसको रहने देते हैं. चले, तो यहाँ पे देखें ये एक ग्रुप है, ये अनग्रुप्ड है ये ऊपर वाली चीज. ठीक है, और ये जो नीचे वाली चीज है ये मैंने कह लें कि इसको ग्रुप कर दिया, ये इस डिव के अंदर आ गया. तो डिव क्या करता है, एक कंटेनर सी चीज है जो कह लें मेरे एलिमेंट्स को ग्रुप करता है. कहाँ था लेक्चर हमारा, ये थोड़ा सा देख लेते हैं अगर कुछ चीज मिस कर दी डिव के बारे में. डिव टैग इज नथिंग मोर देन ए कंटेनर. ठीक है, ये एक कंटेनर की तरह का है, कंटेनर यूनिट दैट इनकैप्सुलेट्स अदर पेज एलिमेंट्स एंड डिवाइड्स द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स इनटू सेक्शन. ठीक है, तो ये करता क्या है, ये डिव एलिमेंट ये जो अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं उनको कंटेन करता है. ठीक है,
Web development use div elements to group together HTML elements and apply CSS to many element at once. ठीक है, तो अब ये इसका div का फायदा क्या है कि जो div के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको मैं अलग से CSS दे सकता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाय रैपिंग ए सेट ऑफ पैराग्राफ एलिमेंट्स इनटू अ div element, the developer can take advantage of CSS style and apply a font to all paragraph at once by applying font style to div tag instead of coding same style in each paragraph element. तो ये बता क्या रहा है, ये बता ये रहा है कि अगर मैंने div लगाया हुआ है तो एक जो div के अंदर की चीजें हैं उनको मैं इकट्ठा स्टाइल कर सकता हूँ. Div element can be used to group almost any elements together. Indeed, it can contain almost any other element. ठीक है, div के अंदर div भी आ सकता है, div किसी भी एलिमेंट को कंटेन कर सकता है. ठीक है, अब देखें अब div का फायदा क्या होगा कि मैंने यहाँ पे स्टाइल देना है. ठीक है, इसको एक स्टाइल तो दे दिया, अब मैं यहाँ पे div को स्टाइल दे देता हूँ. ठीक है, यहाँ से हम क्या स्टाइल दे दें, फॉन्ट साइज, ठीक है 10 पिक्सल. ठीक है, तो अब सारों का फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा. जो H1 हेडिंग थी उसका भी फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा और वो 10 पिक्सल. जो रूट साइज डॉक्यूमेंट साइज था वो कम हो गया. अब यहाँ पे देखें ये कह लें कि बड़ा साइज है. ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का रूट साइज आम पिक्सल 12 पिक्सल होता है शायद, ये वो है, और इस डॉक्यूमेंट का रूट साइज 10 पिक्सल होगा. ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने फॉन्ट वेट बोल्ड कर देना है, बोल्डर कर देते हैं. तो अब सारे के सारे जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे बोल्ड हो जाएंगी. ठीक है, यहाँ पे ये भी बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, ये तो पहले से ही बोल्ड था. ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अब div div लगाए मैंने क्योंकि अब ये div के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन पे सारी प्रॉपर्टी खुद से रख जाएगी. ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं हम कोई. ठीक है, ठीक है, और इसका देखें बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज हो गया. ठीक है, तो div टैग किस लिए होता है, div टैग आप कह लें कि एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं. अच्छा जी, आईडी और क्लासेस को बाद में देखते हैं, एक टैग और देख लें फिर हम आईडी और क्लासेस को देखते हैं. एक टैग और हमने कौन सा देखना है, स्पैन का. अच्छा, अब स्पैन का टेक्स्ट क्या करता है, स्पैन का टैग क्या करता है. अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दूँ the inline style अच्छा, यहाँ पे मैं एक सिनेरियो बताता हूँ. has the most priority followed by internal and then external. ठीक है, तो अगर एक ही स्टाइल लगाऊं ना मैं तीनों में, इनलाइन में भी वही स्टाइल लगाऊं, इंटरनल में भी वही स्टाइल लगाऊं और एक्सटर्नल में भी वही स्टाइल लगाऊं, तो होगा क्या कि वो इनलाइन का स्टाइल लेगा. ठीक है, फिर प्रायोरिटी किसकी आती है, फिर आती है इंटरनल की, और सबसे एंड पे एक्सटर्नल की प्रायोरिटी आती है. तो आप ये सवाल पूछ रहे होंगे कि हम यूज क्यों करते हैं. ठीक है, इसका मैं अभी जवाब देता हूँ. अच्छा, फिर div टैग, div is used to contain HTML elements, make सेक्शन का वर्ड में इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि सेक्शन का अलग से टैग होता है HTML5 के अंदर. तो एंड मेक ग्रुप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स. div टैग हम किस लिए यूज करते हैं, HTML एलिमेंट्स बनाने के लिए और HTML एलिमेंट्स के ग्रुप्स को बनाने के लिए. ठीक है, so then we can apply
HTML CSS styles. Do that. तो जो मैं div को स्टाइल लगाता हूँ वो पूरे ग्रुप को लग जाता है, ठीक है। ठीक है, ये वाली बात समझ आई कुछ, कि अब ये वाला, अब ये देखें ये div के बगैर था तो इसको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने इस div को स्टाइल किया है, इस div को इसको div के अंदर लेके आया हूँ और div को मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स क्या किए हैं इसने, इस एट्रीब्यूट्स की वजह से अब जिस तरह से ये बोल्ड है सारा, तो ये बोल्ड नजर आएगा, ठीक है। इसके बैकग्राउंड कलर एक ही है, ठीक है। इसको मैंने बॉर्डर दिया है, तो इनको मैं इकट्ठा स्टाइल नहीं कर सकता, इनको मैं अलग अलग मुझे एलिमेंट में जाके स्टाइल करना पड़ेगा, ठीक है। सो वंस अगेन डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल एंड लाइन। ये मैं दोबारा कर देता हूँ। सर व्हाट्स द सिंटैक्स ऑफ CSS, दैट इज कॉलन सेमीकोलन समवेयर यूज वैल्यूज, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। और डिव मीन डिवीजन, हाँ डिवीजन कह सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनलाइन एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। मैं ये दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनलाइन होती है ये जो एक लाइन के अंदर ही मैंने लिखे हुए ना, जिस जहां पे मेरा HTML एलिमेंट है, डिव जिस तरह, या यहाँ पे ये B टैग है या A टैग है, अगर इसी लाइन के अंदर मैंने स्टाइल डाला हुआ है ना, तो उसको हम कहते हैं कि ये मेरा इनलाइन स्टाइल है, ठीक है। लेकिन अगर यही स्टाइल में जिस तरह से ये P है, तो मैं P टैग यहाँ पे डालूं, पी टैग नहीं डालना, यहाँ पे ये स्टाइल का टैग डाला हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे पी लिख के और इसका स्टाइल लिख दूँ यहाँ पे कोई, कि फॉन्ट कलर येलो, ठीक है। तो ये भी स्टाइल है, ठीक है, ये भी लग रहा है, ये इस पी को भी लगेगा, ये इस पी को भी लगेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये इंटरनल है, ये इस फाइल के अंदर है, लेकिन उस HTML के सामने नहीं लिखा हुआ, इस HTML के सामने नहीं लिखा हुआ। तो ये वाला जो पी है ना, ये वाला पी, इसका कलर येलो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला पी का कलर इसका भी येलो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कलर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखें, ये भी येलो हो गया और ये वाला भी येलो हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये इंटरनल है। अच्छा, अब ये तो इनलाइन थी, ये इंटरनल थी, अब ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल क्या होता है कि बाहर कोई फाइल होती है, ठीक है। और ये क्योंकि बाहर फाइल मैंने एक अलग से बनाई हुई है, style.css, और उसके अंदर मैं, ये सिलेक्टर है मेरा, ठीक है, कि कौन से एलिमेंट को प्रॉपर्टी लगनी है और किस तरह की प्रॉपर्टी लगनी है, ठीक है। और तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस फाइल को यूज करने के लिए मुझे ये लिंक करना पड़ेगा। ये लिंक कैसे होता है, ये लिंक कैसे करते हैं हम, ये लिंक का टैग यूज करके करते हैं। लिंक, लिंक रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट, और कौन सी स्टाइल, कौन सी फाइल लिंक करनी है मैंने, href जो है, href में मैं फाइल का नाम दे देता हूँ style.css, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ये इसी फोल्डर के पड़ी हुई है, के अंदर पड़ी हुई है, तो इसलिए मुझे और कोई नाम देना नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन किसी का था, अच्छा इसको बंद करते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का था कि हाँ, सिंटेक्स क्या है CSS का, ठीक है। तो अब देखें सिंटेक्स क्या है CSS का। सिंटेक्स ये अभी हमने देखा था रूल्स, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये है कि पहले मैं सिलेक्टर लिखता हूँ। अगर मेरा इनलाइन है तो इनलाइन में मुझे सिलेक्टर की जरूरत नहीं है। इनलाइन में मुझे सिलेक्टर की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वही एलिमेंट है जिसके अंदर मैं स्टाइल की प्रॉपर्टी लगा, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनल है या एक्सटर्नल है तो मुझे सिलेक्टर लिखना पड़ता है कि किस एलिमेंट पे प्रॉपर्टी लगानी है, H1 पे, P पे, div पे, li पे, इमेज पे, ठीक है। तो उसका मैंने सिलेक्टर का नाम लिखना है कि कौन से टैग के ऊपर मैंने लगानी है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैं प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखता हूँ। अच्छा, प्रॉपर्टी और वैल्यू को कह लें अलग अलग करने के लिए कॉलन होता है, और एक डिक्लेरेशन और दूसरी डिक्लेरेशन के दरमियान में हम सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे देखें आप, ये सिलेक्टर है मेरा। अब एक डिव की जितने भी कह लें जो रूल्स डिफाइन होने हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर होंगे,
ठीक है। और फिर हम क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी और वैल्यू को मैं कैसे सेपरेट करता हूँ, कॉलन से। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी, एक डेफिनेशन, एक डिक्लेरेशन, और दूसरी डिक्लेरेशन को मैं कैसे सेपरेट करता हूँ, एक कह लें आप सेमीकोलन से। ठीक है, यही मैंने इस तरह यहां पे भी किया हुआ है। ठीक है, ये स्टाइल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने सिलेक्टर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता ये पी टैग के अंदर ही लिख रहा हूं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं पी टैग को लगा रहा हूँ, ये इसी के लिए काम करेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी खत्म हुई, एक प्रॉपर्टी लिखी मैंने बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और उसकी वैल्यू के दरम्यान में मैंने क्या लिखा है, कॉलन। और फिर अब जब ये प्रॉपर्टी और ये वैल्यू खत्म हो गई, तो मैंने क्या लगाऊंगा, सेमीकोलन। और उसके बाद क्या लगाएंगे, अगर मैंने अगली प्रॉपर्टी लिखनी है तो मैं वो लिख दूंगा। अब इसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ वॉयलेट। तो ये देखें, ये एक और प्रॉपर्टी लिखी और उसकी वैल्यू लिखी और फिर ये सेमीकोलन आ गया। इसको मैं चला के देखें तो ये वॉयलेट कलर का हो गया और ये, अच्छा अब ये वॉयलेट कलर का क्यों हो गया, यहाँ तो मैंने येलो लिखा था। अच्छा यहाँ पे देखें, ये येलो लिखा हुआ है और ये वॉयलेट लिखा हुआ है, दोनों पे एक ही प्रॉपर्टी लग रही है। बल्कि मैं इसको आपको इस तरह से दिखाता हूँ, ये भी मैंने आपको कभी ना कभी तो दिखानी है। अच्छा अभी इसको, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट है, अगर जिस किसी को नहीं आता तो अभी इतना इशू नहीं है, इसको हम फिर से देख लेंगे। ठीक है, अब ये करता क्या है, अब यहाँ पे देखिए, ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, ये हाईलाइट कर रहा है, ये H1 को मैं सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको रीडेबिलिटी हो जाए। H1 को सिलेक्ट करूंगा, ये H1 की प्रॉपर्टीज देगा, P को सिलेक्ट करूंगा, ये P को प्रॉपर्टीज देगा, P की प्रॉपर्टीज देगा। ठीक है, अब ये मैंने P को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखें ये दो प्रॉपर्टीज ले रहा है, बैकग्राउंड कलर और ये कलर। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, एलिमेंट स्टाइल, ये इनलाइन स्टाइल है। ठीक है, फिर ये देखें, ये एक और नीचे ये कटी हुई चीज नजर आ रही है आपको, ये कहाँ से आ रही है, ये इंटरनल से आ रही है। ठीक है, और फिर एक और चीज देखेंगे आप, ये एक और कटी हुई प्रॉपर्टी है, ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल से आ रही है। तो मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, इनलाइन की। अगर ये मैं इनलाइन को अनचेक करता हूँ तो ये एक्सटर्नल काम करने लग जाएगी, और एक्सटर्नल को ये मैंने किया हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप, एक्सटर्नल की प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, यूजुअली कल या परसों देख लेंगे कि इंस्पेक्ट एलिमेंट काम किस तरह से करता क्या। अभी हम खाली देख रहे हैं कि सीएसएस की प्रॉपर्टीज किस तरह काम करे। ठीक है, साउंड नहीं आ रहा, साउंड मेरी तरफ से तो आ रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ। हेलो, साउंड तो आ रहा है मेरे ख्याल में, हो सकता है आपकी तरफ, आपके एंड से कोई इशू हो, तो उसको देख लें। अच्छा सर, आज के लिए बहुत है, बस एक दो चीजें देख लें और फिर ये कल ना आप अगर इसको प्रैक्टिस करके आएंगे ना, इतना ज्यादा नहीं है ये। यहाँ पे जाना है हमने W3 स्कूल में, ठीक है, इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स, सेलेक्टर्स, ये देख लें 3 चीजें। ठीक है, उसके बाद हम बड़ी स्पीड से आगे निकलेंगे, ये बेसिक समझ आ जाए तो आगे तो कोई मसला नहीं है ना, मतलब ये पता चल जाएगी, ये इतना इसी चीज से ये काम करता है, एक्सटर्नल फाइल, सेलेक्टर, और ये हमने डालना किस तरह से। ठीक है, तो बहुत इजी सी चीज हमने देखी है आज, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इसको आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। हाँ, मैं एक और उसका बता रहा था, स्पैन का बताने लगा था मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, हाँ ठीक है, सी एस एस यहाँ पे हो गया। हाँ, अब स्पैन का टैग क्या करता है, वैसे इतना ज्यादा यूज नहीं होता, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अब स्पैन का टैग क्या होता है, अब जिस तरह से ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक किसी एक चीज को स्टाइल लगाना था तो मैंने डिव लगा दी, लेकिन फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है CSS, ठीक है, मैंने इसको कोई स्टाइल लगाना है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे स्पैन का टेक्स्ट यूज करूंगा। स्पैन का आपको मतलब तो पता है ना, यहाँ से लेके वहां तक स्पैन करना, या एक जगह से दूसरी जगह कह लें कि मार्क कर दिया मैंने, ये स्पैन कर दिया। ठीक है, तो मैं अब स्पैन को यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ, कलर इसको कर देते हैं
रेड, और इसको ज़रा हम कर देते हैं फॉन्ट फिट बोल्ड है, फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये अंडरलाइन भी हो गया, कलर रेड भी हो गया, ठीक है। तो अब मैंने, ये हुआ किस तरह से है, ये हुआ इस तरह से कि मैंने यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक खाली स्पैन लगाया, ठीक है। तो स्पैन कह लें कि आप एक कह लें कि जगह सेलेक्ट करता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये काम मैं डिव से नहीं कर सकता, डिव में मैं इस कंटेंट को कंटेन नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैं स्पैन यूज करता हूँ, ठीक है। अब ये डिव और स्पैन जो है ये एक्सक्लूसिवली कह लें कि अगर ये बने हुए हैं ना, तो ये बने ही आपके इसके लिए हुए हैं, CSS को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा स्लैक पे फाइल से, अच्छा इस फाइल में मैंने काफ़ी गंद मचा दिया हुआ है, लेकिन मैं ये फाइल फिर भी शेयर कर देता हूँ स्लैक के ऊपर। अच्छा यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से शायद चला जाए, जनरल के अंदर शेयर कर देता हूँ। ये मैंने शेयर कर दी नहीं, इसको मैं कर देता हूँ। अच्छा ये स्क्रीन शेयर आपने शेयर कर दी है। अच्छा ये एक काम करें आप, ये लास्ट 30 डेज के 30 डेज के हिसाब से ये काफ़ी कम इम्प्रेशन है। अच्छा लेकिन एक चीज़ देखें, 60 इम्प्रेशन पे आपके 6 क्लिक्स आ गए हैं, ठीक है। और ये कब आपने बनाई है इमेज, यहाँ से ना इसको लास्ट 7 डेज करके फिर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें। 63 डेज के 63 इम्प्रेशन के हिसाब से 6 क्लिक्स अच्छे हैं, ये 10% क्लिक रेशो बन रही है, तो ये अच्छी क्लिक रेशो है। लेकिन इम्प्रेशन क्यों कम है, क्योंकि आपने मेरे ख्याल में कंटेंट कम लिखा हुआ होगा। ये मैंने गैस ही किया है, ये इसको देख लेते हैं अभी। अच्छा ये अच्छी स्टार्टिंग की आपने। अच्छा ये कीप रीडिंग हटा दें, देन यू आर इन राइट प्लेस, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। आप ये एक्सप्लिसिटली नहीं कहते हो भाई पढ़ते जाओ आगे, ठीक है। ये आपने बस अपने टेक्स्ट से उसको मजबूर करना होता है, ठीक है। देन यू आर इन राइट प्लेस, यहाँ तक काफ़ी है, कीप रीडिंग हटा दें। 100% बैक गारंटी इसको नीचे रख दें। आप बताएं कि आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्यों दे रहे हैं उसे, ठीक है। इसको नीचे रखें, ये वाई चूज माई सर्विसेज इसमें, बट विल यू गेट प्रोफेशनल एंड हाई, ठीक है। ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन आप अपने बारे में भी बताएं कि आप ही क्यों ऐसा देंगे। आप कह लें कि मेरा एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का, ये क्या कितने अरसे से साइट बना रहा हूँ, वो देख लें, और कॉल टू एक्शन बटन लगाएं, ठीक है। तो टेक्स्ट आपका काफ़ी ज़्यादा और बढ़ सकता है। और अच्छा ये देखें ज़रा, ये इमेज को अगर हम देखें, तो ये जो आपका ये बिल्कुल इसमें कह लें कि ये इमेज अच्छा हो सकता है आपका, काफ़ी बेहतर ना। आप ये जो बैकग्राउंड है इसको भी चेंज कर लें, ठीक है। ये कैनवा नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, फ्री आपने यूज़ किया है। और आपने वो प्रो वाला यूज़ कर लिया हुआ है लोगो, ठीक है। फ्री लोगो आप खुद से डाउनलोड करके अपलोड कर लें। ये देखें यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी लिखा हुआ इतना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये बेहतर हो सकता है काफ़ी ये इमेज। और अपने ये डालें पोर्टफोलियो इमेजेस, ठीक है। कोई वेबसाइट बना लें, वर्डप्रेस आपने अगर आती है तो, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, हम ना अगले वीक के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बना लेंगे, जिसकी आप स्क्रीनशॉट लेके सारे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। खैर मैं यह काम कर रहा था, मैं अपने इसको
अपलोड कर रहा था इंडेक्स और ये सॉरी इंडेक्स और स्टाइल और सीएसएस। खैर मैंने ये एक्सपेरिमेंटेशन किया, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप W3 स्कूल पे जाएं, थोड़ा सा यहाँ से देख लें और खुद अपनी एक्सपेरिमेंटेशन करें। बल्कि यहाँ पे तो ट्राई इट योर सेल्फ में आप खुद से काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने कोई याद करने की चीज़, किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस देखना है कि चीज़ काम कैसे कर रही है। ठीक है, बाकी हेल्प तो सारी अवेलेबल है। ये कौन सा इसमें आपने जब वेबसाइट बना रहे होंगे तो क्लाइंट ने कौन सा कहना है कि भाई ये टेस्ट है या तुम यहाँ से हेल्प नहीं ले सकते या वहाँ से हेल्प नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं, ये आपने देखना है ये काम कैसे करती है। ठीक है, अच्छा ये अपलोड हो गया, इसको करता हूँ। चलें बाकी कल मिलते हैं हम। कल कोशिश करेंगे ज़्यादा स्पीड से चीज़ों को देखें, क्लासेस आईडीज़ ये क्या चीज़ें होती हैं और बाकी सारी चीज़ों को कर लेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो आप स्लैग पे मेरे से पूछ लें। बस आज के लिए इतनी रखते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।